चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एडवोकेट नफीरुल इस्लाम टीएमसी के समर्थक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रघुवीर सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर स्वागत है आपका भी। निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, आप ही के पास यहां पर आते हुए, और 5 राज्यों के हम एग्जिट पोल को यहां पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लमसम अगर देख लीजिए तो मैं अगर कहूं तो पश्चिम बंगाल, असम में बीजेपी, तमिलनाडु में आपको जो सरकार थी डीएमके और कांग्रेस की वही रिपीट होते हुए, और इसके बाद केरला में भी वही, और ऐसे में पुडुचेरी में भी सेम। तो ये क्या माने इस बार का जो मतदान हुआ, जनता क्या सोच करके मतदान किया कि लगभग जगहों पर वही सरकार रिपीट होते हुए, मात्र पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से? देखिए किरण जी, निश्चित रूप से मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मुझे थोड़ा सा इको आ रहा है, ठीक करवाइएगा प्लीज। जी जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था किरण जी, देखिए जिस तरीके से आज की तारीख में जनता जागरूक हो गई है, कहीं ना कहीं वो अब लुभावने वादे या यूं कहें कि जो जिस तरीके से चुनाव के अंदर जो जो बरमाने और समझाने का तरीका चलता है, कहीं ना कहीं उससे परे हट करके जनता स्वयं मूल्यांकन करती है कि अभी जो वर्तमान में, यानी कि उनके और उनके प्रदेश के लिए कौन पार्टी शासन करने योग्य है या कौन पार्टी ज्यादा योग्य है और कौन पार्टी कम योग्य है, क्योंकि जनता इस चीज को देखती है और वो पूर्व मूल्यांकन भी करती है कि भाई इससे पहले जो पार्टी थी या इससे पहले जो सरकारें थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। उसका कारण है किरण जी, आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो भी आज किसी ना किसी गैजेट से अपडेटेड है, चाहे उसके हाथ में इंटरनेट वाला मोबाइल हो, चाहे उसके पास एक इंटरनेट वाला लैपटॉप हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से वो अपडेटेड है, और डे टू डे बेसिस के ऊपर वो सारी की सारी चीजों को खबरें देखता है, और अपना जो उसका अपना विचार और अपना उसका जो परसेप्शन है, वो अपना परसेप्शन तैयार करता है। किसी के कहने या किसी के सुनने से वो नहीं मानता, इसलिए जो वो देखता है वो उसी पार्टी के समर्थन में वोट करता हुआ दिखता है। और एक इसके अंदर एक ट्रेंड और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से कि जहां पे भी सरकारें आ रही है, पहले की तरह लंगड़ी या यूं कहें कि पहले की तरह जो मिक्स वेज वाली जो सरकारें ना आकर के, अब जनता जिसको भी देती है उसको एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैंडेट देकर के सत्ता बनाती है, ये भी हमने देखा। रही बात आपने जिस तरीके से कहा पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो ममता बनर्जी की जो 15 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी बात क्या है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक राजनीतिक संस्कृति जो आप ये समझ लीजिए 60 के दशक के बाद में वामपंथी सरकार से जो वहां पे एक जो राजनीतिक संस्कृति बनी हुई थी, ममता बनर्जी ने 2011 के अंदर, आपको पता होगा, तत्कालीन गृह मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसी तरीके से सेंट्रल फोर्सेज और इसी तरीके से वहां पे सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट करके और उन्होंने एक चुनाव करवाया था। और उस समय ममता बनर्जी ने भी ये नारा दिया था कि अब भय मुक्त चुनाव हो रहा है और आप यहाँ पे खुल करके अपने हिसाब से वोट डाल सकते हैं। और आपने देखा होगा उस टाइम बंगाल की रिजीम चेंज हुई, यानी कि 36 सालों का जो वामपंथी शासन है उसको ध्वस्त करके ममता बनर्जी सरकार में आई। लेकिन वास्तविकता क्या रही कि रिजीम तो चेंज हुई, लेकिन जो रीजन चेंज नहीं हुआ। हाँ, 600 करोड़ रुपया बीजेपी में आने से उसका खत्म हुआ। हेलो सर, आप लोग मैं चाहूंगी कि कोई भी फोन पर प्लीज बात ना करे, आपकी बात ऑन एयर हो रही है। ठीक है, आपकी बात ऑन एयर हो रही है। मैं ये कह रहा था किरण जी कि उसके बाद में भी जो वहां की जो राजनीतिक संस्कृति है, वो आपने देखा होगा कि वैसे ही चुनाव पूर्व हिंसा, चुनाव बाद हिंसा, वैसे ही वही, यानी कि दूसरी भाषा में आप किसी भी व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल की राजनीति से वाकिफ है उससे आप पूछेंगे तो आपको वही बताएगा कि जो कम्युनिस्ट शासन था उसी की तरह वहां पे पार्टी ऑफिसों का दबदबा हो गया। तो निरंजन जी, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है?
देखिए किरण जी, इसका मुख्य कारण मैं आपको एक बताता हूं। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से कहा जाता है 27-30% अल्पसंख्यक है और 70%, 70-72% वहां पे बहुसंख्यक यानी कि हिंदू आबादी है। आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, इससे पहले जो मुस्लिम एरियाज है वहां पे तो वोटिंग जो है वो 85-85%, 80% और 90-90% तक वहां पे वोटर टर्नआउट रहा है। लेकिन जो हिंदू जो बूथ है, हिंदू इलाके की जो बूथ है, उनकी जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे कदाचित 65%, 60%, 70%। लेकिन इस बार वहां पे भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। मतदान वहां इस बार भी 90% से ऊपर या 89% तक मतदान गया हिंदू एरियाज के अंदर भी। तो किरण जी, मेरा यह मानना है कि जब 65-70% वोटों के अंदर अगर सरकार बन रही थी तो कोई आदमी सरकार बनाने के लिए घरों से क्यों निकलेगा? घरों से तो ज्यादा लोग तभी निकलेंगे जब उनको सरकार बदलनी हो। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपने एक शिकन दे दिया है नफरुल जी के चेहरे पर, उनके माथे पे लकीरें आपने खींच दी हैं। बात और कहना, ये बात कह के अपने माथे पे लकीर खींच दी है निरंजन जी ने। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही है। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसके अंदर एक चीज और आपको देखने में आएगी, और वो इस बार पहली बार इन चुनावों के साथ ऐसा हो रहा है कि मगध के साथ अंग, बंग और कलिंग यानी कि पूरा जो पूर्वी भारत है वो कहीं ना कहीं बंगाल को छोड़ करके बाकी का चारों तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ है, चाहे कलिंग का मतलब उड़ीसा, अंग का मतलब आसाम और मगध का मतलब बिहार, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है इस चीज का कि भाई आज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से व्यूह रचना करी, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि भाई 1.5 साल पहले कौन अनुमान लगा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक को अपदस्थ करके वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो देखिए ऐसा है कि जब जनता चुनाव लड़ती है, लेकिन अभी भी सर साउथ बीजेपी के लिए साउथ अभी भी मुश्किल है। निरंजन जी, इसका जवाब एक दीजिए, फिर मैं तमिलनाडु पर आऊंगी। वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए मैं चाहूंगी कि छोटे छोटे तौर पे हम 5 राज्यों पर जो है वो नजर डालें। एक तो बात जो ये नफरुल जी कह रहे हैं, यही इलेक्शन के लाइन में जब जनता खड़ी रहती है तो ये कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र की जीत हो रही है, लोकतंत्र में बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं, पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यही जब SIR हो उसमें उनको थोड़ा सा खड़ा होना पड़ जाए। एक देश के अगर पारदर्शिता लानी है और वोटर ID कार्ड अगर दोबारा से आपको बनवाने की आवश्यकता पड़ी है, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती एक नागरिक होने के नाते कि मैं थोड़ी देर लाइन में खड़ी हो जाऊं? प्रश्न मेरे से है? जी बिल्कुल निरंजन जी। देखिए किरण जी, ऐसा है कि मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया। आपकी इच्छा के हिसाब आप कुछ भी बोलते रहिए, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? जनता तो सारी चीजें जानती है ना भाई। आप मुझे एक बात बताइए, SIR के ऊपर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर इतना हो हल्ला किया जा रहा है कि जो 27 लाख लोगों के नाम कट गए, भाई उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, वहां पे भी तो SIR के अंदर 2 करोड़ लोगों का नाम कट गया है ना, नहीं कट गया? वहां तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा। और उसके अंदर भी अगर आप लेंगे तो गाजियाबाद संसदीय सीट तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट है, वहां पे 92,000 वोट कट गए। तो मतलब वो वोट भारतीय जनता पार्टी के माने जाए ना। अगर भारतीय जनता पार्टी, तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव आयोग नुकसान कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी सुविधा अनुसार। दूसरी बात देखिए किरण जी, जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेज के ऊपर ये कहा जाता है कि इतनी फोर्सेज आपने क्यों डिप्लॉय कर दी, आप यहाँ पे भय का वातावरण बता रहे। मुझे एक बात बताइए किरण जी, आप देसी बमबाजों के बीच में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है या फोर्सेज के बीच में आप अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है? और अगर हुई सेंट्रल फोर्सेज ने वहां पे जाकर के चुनाव में बाधा उत्पन्न करी है, तो वहां तो सेंट्रल फोर्सेज ही गई है ना। जो 91-92% जो लोगों ने वोट दिया है वो तो लोकल के लोगों ने वोट दिया है ना। बिल्कुल जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि पहली बार शांतिपूर्वक जो है हमने जाकर के वोट डाला है। ठीक है, एक और अब हम तमिलनाडु पर आ जाते हैं निरंजन जी। वक्त की कमी है इसलिए मैं चाहूंगी तमिलनाडु पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक नया चेहरा और नए चेहरे के तौर पर विजय जी जो है वो सामने आ रहे हैं। TVR, MGR और NTR का इतिहास जो है वो यहां पर दोहराते हुए नजर आएंगे क्या किंग मेकर की भूमिका में? निरंजन जी देखिए ऐसे है किरण जी, निश्चित रूप से जो वहां पे जो हीरो है विजय थलपते,
चुनाव तो के वो भी हीरो कहीं ना हैं, कहीं चुनाव के है। चुनाव के भी हीरो हैं। हाँ, चुनाव के हीरो है या नहीं है ये परिणाम वाले दिन पता चलेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी माहौल बनाता है, आदमी सड़कों पे पब्लिक लाता है, और ये आपने और हमने अभी जुमा 4 दिन पहले बिहार के चुनाव हुए थे, और आपको पता है चुनाव परिणामों से पहले वहां पे जो पीके की जन स्वराज है वो वहां पे बिहार के अंदर बहुत बड़ा एक्स फैक्टर मानी जा रही थी, और लोग कह रहे थे पता नहीं इसको हराएगा, इसको जिताएगा। जी कई लोग उनको 12% वोट दे रहे थे, कई लोग 15% वोट दे रहे थे पीके की पार्टी को। जी लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जो भीड़ उनके साथ थी, जो पब्लिक उनके साथ थी, वो कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील होती हुई नहीं दिखी। तो इसी तरीके से अगर हम तलपति विजय की बात करें तो वो चुनाव परिणाम वाले दिन पता चलता है कि भाई उसके उनको 15% वोट मिले या 25% वोट मिले, या वो सरकार बनाने की स्थिति में गए, सबसे बड़ी पार्टी गए, या चुनाव के तो बूथ तक वो अपने वोटरों को बूथ में कन्वर्ट करवाने में कामयाब हुए कि नहीं हुए। ये चीजें आज की तारीख में देखिए जनता इतनी समझदार और इतनी वो हो गई है। मेरा तो एक मानना और है किरण जी, जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आते हैं ना, मैं ये मानता हूं केवल ये हाथ लगा करके बुखार नापने का तरीका है, लेकिन वास्तविक बुखार जब आप अपना थर्मामीटर उसके अंदर लगाते हैं तभी आपको पता चलता है 99 डिग्री नहीं, बुखार है एब्सोल्युटली या सर, 101 अनुमान डिग्री बुखार है। देखिए सर, अनुमान पे है चीजें, तो वो आप समझ जाइए जो आपने एग्जाम्पल दिया है वही है। रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और क्या दक्षिण में ये हिंदी भाषा, क्योंकि जैसा आप जानते भी अभी काफी उसको लेकर के जो है हंगामा देखने को भी मिला था, तीसरी भाषा को थोपा जा रहा है, ये है वो है, तो क्या वाकई यही एक वजह है कि साउथ में उतनी पैठ बीजेपी की अभी नहीं हो पा रही है? निरंजन जी, किरण जी आपको ये चीज समझ लिया। हाँ हाँ, देखिए किरण जी आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बड़े सधे कदमों से पूरे भारत के अंदर चल रही है। एक जमाना हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर भारत के 2-3 राज्यों के अंदर सरकार बनाया करती थी, जिसके अंदर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश हुआ करते थे। आज करीब करीब 22 राज्यों के अंदर, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको पूर्व भी कहा था, मगध से लेकर के अंग, बंग और कलिंग, यानी कि चारों तरफ अपना फैलाव और अपना विस्तार कर रही है। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मेरा यह मानना है कि बंगाल जीतने के बाद में आगामी जो उन भविष्य है उसके अंदर उनका टारगेट जो है वो दक्षिण भारत होगा, मेरा यह मानना है, और वो बड़े तरीके से और बड़े सलीके से चल रहे हैं। अभी 2-3 चीजें मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था, जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता है, मैं उनको बताना चाह रहा था कि मेरा इसके अंदर तर्क क्या है। इसके अंदर देखिए किरण जी, मैं जब ममता बनर्जी के पिछले 6 महीनों की राजनीति का जब अध्ययन करता हूं तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि आज के 6 महीने पहले ममता बनर्जी किस तरीके से आक्रामक राजनीति कर रही थी, और उसके बाद में रचनात्मक राजनीति में आई, और अब पिछले 1.5-2 महीने से ऐसा लग रहा है कि वो रक्षात्मक राजनीति में आ गई, यानी कि विक्टिम कार्ड खेलती हुई दिखाई दी। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को भी इस चीज का आभास हो गया कि इस बार चुनाव निकालना उनके लिए इतना आसान नहीं, पहली बात। और दूसरी बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं किरण जी, जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, कि आप एक बात बताइए कि टीएमसी का प्रमुख रणनीतिकार आईपैक जो थी वो उनकी प्रमुख चुनावी रणनीतिकार थी, और चुनाव के दौरान उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर पैक करके और वहां से वो विदा हो गए। तो आप ये बताइए, युद्ध के दौरान अगर आपका युद्ध का साथी, युद्ध का रणनीतिकार अगर आपका साथ छोड़ जाए, तो इससे सहसा ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उस युद्ध के अंदर किन परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि इस बार बंगाल में कहीं ना कहीं मुझे चुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन